अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा AIPGT 2020 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और इसकी काउंसलिंग ख़त्म हुई है, इसका कट ऑफ रैंक क्या रहा। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे थे लोगों के और लोग पूछ रहे थे कि AIPGT 2020 में कट ऑफ रैंक क्या रहा, कितने रैंक तक बच्चों का एडमिशन हुआ। तो ये एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर एक सेंटेंस में नहीं दिया जा सकता है। इससे इसके आंसर को कि कट ऑफ क्या रहा, इसमें कई सारे सवाल हैं, कई तरीके कई सारी बातें हैं जिसको आपको समझने के लिए इस पूरी वीडियो को देखनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पे बात करूंगा कि AIPGT 2020 का कट ऑफ रैंक क्या रहा, क्लोजिंग रैंक क्या रहा, किस रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ और किस कॉलेज में इंस्टीट्यूट वाइज मैं कट ऑफ बताऊँगा और उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा कि क्या रैंक रही जिस रैंक तक पे कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ और किस रैंक तक किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ, क्या मार्क्स थे उनके, क्या परसेंटेज थे। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखें तो इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो होता है फर्स्ट AIPGT की जो काउंसलिंग एडमिशन के लिए होता है वो AA CCC आयुष ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग कमेटी कराती है। और कुछ कॉलेजेस अलग अलग स्टेट के हैं तो उनके अलग अलग स्टेट 85% सीट्स के लिए अपनी काउंसलिंग कराती है स्टेट। तो और उसके 15% सीट हर कॉलेज के, स्टेट का भी कॉलेज अगर है तो उसका 15% सीट AA CCC सेंट्रलाइज काउंसलिंग के ज़रिए उस 15% सीट पे एडमिशन होती है। तो आज मैं इस सिर्फ सेंट्रलाइज काउंसलिंग के कट ऑफ रैंक के बारे में बात करूँगा। तो ये तीन राउंड में ये होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को मॉप अप राउंड भी कहते हैं। 3 राउंड के बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो उसको एक्स्ट्रा राउंड्स के ज़रिए फिल किया जाता है। तो ये 3 और एक चौथा स्टे राउंड है। स्टे राउंड यानी थर्ड राउंड में किसी को अलॉट हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीट पसंद नहीं आती है तो वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके वजह से अगर वो सीट खाली रह जाती है तो वो स्टे के ज़रिए फिल की जाती है। तो मैं आगे वो बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रैंक मैं बता दूं कि उसमें क्या रहा क्लोजिंग रैंक। तो इसमें सबसे पहला कॉलेज मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज करोल बाग जो न्यू दिल्ली में है। तो इसमें जो सीट्स है वो इसमें 2 कोटा है, एक ऑल इंडिया कोटा और एक DU कोटा इंटरनल। जो करोल बाग के बच्चे हैं जो करोल बाग से ही BMS किए हैं वो DU कोटा के लिए भी एलिजिबल होते हैं और ऑल इंडिया कोटा के लिए तो वो ऑल होंगे ही। तो DU कोटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, यानी जो करोल बाग से BMS किए हुए हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में जो फर्स्ट राउंड में जो लास्ट एडमिशन हुआ वो 10 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 10 या AIR का मतलब है ऑल इंडिया रैंक। तो ऑल इंडिया रैंक 10 रैंक तक पे वो सीट फिल हो गई थी जो सीट थी वहाँ पे। और फर्स्ट राउंड में उस 10 रैंक वाले का मार्क्स था 293 यानी 61.045 मार्क्स। तो जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है कि वो अगर जाना चाहते हैं, वो DU के वो नहीं हैं, DU के इंटरनल नहीं हैं, ऑल इंडिया के कोटा के ज़रिए वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं करोल बाग में और फर्स्ट राउंड में ही वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, तो ये उनको 10 रैंक के अंदर अंदर उनको रैंक लाना होगा। यानी 61% मार्क्स के आसपास उनका मार्क्स होगा, तब वो फर्स्ट राउंड में उनको सीट मिल सकती है। उसी तरह अगर कोई बच्चा करोल बाग का DU का स्टूडेंट है तो उसको 22 कट ऑफ रैंक था, यानी 22 रैंक तक को एडमिशन हुआ था DU इंटरनल से फर्स्ट राउंड में। उसके 277 मार्क्स थे यानी 57% मार्क्स थे। 277 आउट ऑफ 420। इस बार जो क्वेश्चन था 480, 120 क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे। तो 12 चौ 48, 480 में 277 मार्क्स था यानी 57% था उस 22 रैंक का। तो DU का फर्स्ट राउंड में सीट फिल हो गई थी 22 रैंक तक। अब बात करते हैं AMU की, AKTC अजमल खान तिब्बत कॉलेज अलीगढ़ की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। वहाँ पे 2 तरह के सीट्स हैं, एक पेड सीट और एक नॉन पेड सीट। पेड सीट यानी जिस पे स्टाइपेंड मिलते हैं और नॉन पेड सीट जिसमें स्टाइपेंड नहीं है। तो वो पेड सीट का ही ज़्यादा अहमियत है, वहाँ पे ज़्यादा लोग उसी को चॉइस करते हैं।
तो पेड सीट पे जो लास्ट एडमिशन हुआ फर्स्ट राउंड में, वो 12 कट ऑफ रैंक था उसका, 12th रैंक तक पे पेड सीट ख़त्म हो गई थी। यानी 291 मार्क्स थे, 60% मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स पे सीट फिल थी, पेड सीट एएमयू की, फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह नॉन पेड सीट की अगर बात की जाए तो नॉन पेड सीट लोग नहीं लेना चाहते हैं, और कुछ लोग नॉन पेड भी लेते हैं। तो नॉन पेड में गया था लास्ट 134 रैंक, 134 रैंक पे सीट वहाँ की नॉन पेड की फर्स्ट राउंड में फिल, वो ब्लॉक हो गई थी, फिल हो गई थी, जो जिसका कट ऑफ मार्क्स रहा तो 225, 46% पे। अब अब मैं बात करूँगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, NIUM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, NRIUMSD हैदराबाद, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद, और RRIUM रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन वो श्रीनगर। ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई इंटरनल कोटा वगैरह नहीं है। इस पे ऑल इंडिया के बच्चे सारे, इसके सारे सीट पे ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, और वो उनका एडमिशन होता है। तो इसमें इसका कट ऑफ क्या रहा फर्स्ट राउंड में, NIUM में फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी, UR यानी मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो ऑल इंडिया AIR यानी ऑल इंडिया रैंक 76 तक पे वो फिल हो गई थी सीट NIUM में। यानी अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि NIUM में मुझे फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाए, तो उन्हें 76 रैंक, 75 रैंक के आसपास तक के अंदर में उन्हें मार्क्स लाना होगा रैंक, या फिर उनको अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो 50.62%। इस बार जो AIPGT 2020 में जो 76 रैंक था जिसका, उसका मार्क्स थे 50.62, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 50% मार्क्स तक फर्स्ट राउंड में सीट फिल हो चुकी थी। उसके बाद वालों को सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में। उसी तरह OBC में अदर बैकवर्ड कास्ट में अदर बैकवर्ड कास्ट, इस पे 91 रैंक पे सीट फिल हो गई थी, और उसके परसेंटेज थे 49.58 मार्क्स। उसी तरह EWS यानी एक्सट्रीमली वीकेंड सेक्शन, यानी ये इस साल से शुरू हुआ है ये कैटेगरी। अनरिजर्व में ही वो लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन्हें इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो इन लोगों, इसमें जो कट ऑफ रैंक रहा 186, EWS में 186 रैंक तक के स्टूडेंट को सीट मिल गई थी, और उसका परसेंटेज मार्क्स था 44.37। चूँकि ये फर्स्ट टाइम था, बहुत सारे लोगों को इस कैटेगरी में इतने फ़ायदे होंगे जिसको नहीं पता था, इसलिए लोग इसके को फिल नहीं किए थे। बहुत लोगों को पता नहीं था, या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी वहीं कट ऑफ रहे, 186 तक कट ऑफ वाले को NIUM में एडमिशन मिल जाए 186 रैंक तक, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगले बार इसमें बहुत कंपटीशन होने वाला है। बहुत सारे लोग अब अपने EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो ये एक मतलब मैं रफली आइडिया है, और ये जो EWS वाले हैं उन्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मेहनत करनी होगी। ज़रूर हो सकता है अगले साल 100 के आसपास ही EWS में भी सीट फिल हो जाए, ब्लॉक हो जाए फर्स्ट राउंड में NIUM में। अब बात करते हैं NRIUMSD, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर्स हैदराबाद। तो यहाँ जो कट ऑफ रैंक रहा फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 79 ऑल इंडिया रैंक तक सीट फिल हो चुकी थी, यानी 50.20 मार्क्स, 241 मार्क्स तक सीट फिल हो चुकी थी। OBC की बात करें तो OBC में 102 कट ऑफ रैंक रहा, 102 यानी 48.75% मार्क्स पे सीट फिल हो गई थी OBC में फर्स्ट राउंड में। उसके बाद EWS की अगर बात करें तो 163 पे ही यहाँ सीट फिल हो चुकी थी। यहाँ पे EWS में सिर्फ एक सीट थी, तो वो 163, 2 सीट थी तो 163 पे वो सीट फिल हो गई थी। इसका कट ऑफ 163 वाले का परसेंटेज मार्क्स था 45.41। अब श्रीनगर की बात करते हैं, तो श्रीनगर में अनरिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 118 पे सीट फिल हो चुकी थी 47.91 मार्क्स पे। तो और OBC में 128 पे 47.5 मार्क्स पे, और श्रीनगर में EWS में 181 तक गया था लास्ट रैंक 44.58। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट चाहते हैं, कि आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको NIU में सीट मिल जाए, अगर आप अनरिजर्व में हैं तो ये आपका कट ऑफ इतना रहना चाहिए 91।
ओबीसी वाले को चाहिए 186 के अंदर में अगर रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है। अब हर साल वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है, ये एक रफ़ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी यही रहे, लेकिन तकरीबन तकरीबन इसी के आसपास रहता है। अब ये फर्स्ट राउंड की बात में हो गई। अब मैं सेकंड राउंड में, चूँकि फ़र्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और मैं सेकंड राउंड की भी बात करने लगूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड राउंड में चेंजेज आते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में जो SC ST की सीटें बची थी उसको इन लोगों ने बहुत सारी सीटें बच जाती हैं, क्योंकि SC ST में लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं, जितने सीट्स SC ST के लिए रिजर्व है तो उन सीटों को अनरिजर्व करता है, और अनरिजर्व करके लोग जो अनरिजर्व वाले हैं या ओपन वाले भी सब को वो सीट मिल जाती है। तो अब करोल बाग में जो थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में जो क्लोजिंग रैंक रहा ऑल इंडिया कोटा का, वो 46 रहा, यानी 46 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक, ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए अनरिजर्व वाले के एडमिशन करोल बाग में हो गया था, जिसका कट ऑफ रैंक मार्क्स था 260 मार्क और परसेंटेज मार्क था 54.14। और DU कोटा की बात करें तो अनरिजर्व में 22 पे ही सीट फिल हो चुकी थी जो फर्स्ट राउंड में थी। उसके बाद वहाँ थर्ड राउंड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। और OBC की बात करें, DU कोटा इंटरनल कोटा में, तो OBC में 52 रैंक तक एडमिशन हुआ। 52 रैंक मॉपअप राउंड में 52 रैंक तक के वाले को एडमिशन हुआ, जिसका परसेंटेज मार्क था 53.54। अब AKTC AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ जो पेड सीट है, वहाँ पे पेड सीट में मॉपअप राउंड में जो क्लोजिंग रैंक रहा वो 18 रहा और परसेंटेज मार्क्स 58.33 था। और नॉन पेड सीट में 193 तक गया था कट ऑफ रैंक, ऑल इंडिया रैंक 193 तक में नॉन पेड पे AMU में एडमिशन हो गया था, जिसका परसेंटेज मार्क्स था 43.95। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट NIM की। NIM में जो मॉपअप राउंड में कट ऑफ रैंक रहा अनरिजर्व कैटेगरी का 142 था, 46.45% मार्क्स पे तक पे एडमिशन हुआ NIM में अनरिजर्व कैटेगरी में। और OBC में 140 रैंक तक वालों का एडमिशन हुआ और जिसका परसेंटेज मार्क था 46.66। चूँकि मैं सब कुछ बोलूँगा तो फिर वो ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए आप जिस कैटेगरी का है वो अपना असेसमेंट कर सकता है इस टेबल को देख करके। तो मैं सारी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, बस एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में 186 रहा NIM में, जो फर्स्ट राउंड में था इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, 186 तक ही मॉपअप राउंड में भी EWS में सीट फिल थी। उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद NRI यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में 141 कट ऑफ रैंक रहा, परसेंटेज 46.45 था। और OBC में 157, परसेंटेज 45.83। और EWS में 163 जो फर्स्ट राउंड में था उससे कोई चेंजेस नहीं हुआ, 45.41। और श्रीनगर की बात करें तो 151 कट ऑफ रैंक रहा वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी अनरिजर्व के 151 रैंक तक पे मॉपअप राउंड में वहाँ RIU में एडमिशन हो गया था। और OBC में 174 गया था, OBC का कट ऑफ रैंक रहा 174, यानी 44.79% मार्क्स वाले OBC कैटेगरी वाले का भी श्रीनगर में एडमिशन हो गया मॉपअप राउंड में। और EWS की अगर बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो फर्स्ट राउंड में था वहीं रहा, 181 रैंक रहा। अब बात करते हैं जो स्टेट कॉलेजेस थे, जो स्टेट के 15% सीट जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग के ज़रिए सीट फिल होती है, उसमें 2 UP के कॉलेजेस थे, STT लखनऊ और SUMC प्रयागराज इलाहाबाद। तो इन दोनों में एक एक सीट्स थी, तो ये दोनों सीट और फर्स्ट राउंड में ही सीट फिल हो चुकी थी। तो फर्स्ट राउंड का है या थर्ड राउंड का है, एक ही बात है। तो इस दोनों में 34 कट ऑफ रैंक रहा, यानी 34 रैंक वाले ने अनरिजर्व कैटेगरी का वहाँ पे लखनऊ वाली सीट पे वो एडमिशन ले चुके थे। और प्रयागराज में 42 रैंक रहा। और अब बात करते हैं GTCS पटना में 5 सीट थी ऑल इंडिया कोटा की, जो 5वां सीट जो लास्ट एडमिशन हुआ वहाँ 124 रहा कट ऑफ रैंक, 47.70। बेंगलुरु GUMC बेंगलुरु में एक सीट आपको वहाँ पे थी, वो स्किन डिपार्टमेंट में सीट थी, डर्मेटोलॉजी में, ऑल इंडिया कैटेगरी में। तो ये 153 वाले ने वो सीट ली थी, थर्ड राउंड में इसको अलॉट हुआ था।
और अब बात करते हैं जीएनटीसी हैदराबाद। यहाँ 7 सीट होती हैं, 7 सीट थी, 7 ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए जो फिल हुई। तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक रहा 166, यानी 145% मार्क्स वाले को लास्ट जीएनटीसी में सीट मिली है सेंट्रलाइज काउंसलिंग के ज़रिए, ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए। और अब बात करते हैं जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्टाइपेंड नहीं होने की वजह से लोग यहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं। स्टाइपेंड बहुत कम है और एडमिशन फ़ी भी ज़्यादा लगते हैं। तो इसका जो कट ऑफ रैंक रहा 372 रहा। थर्ड मॉपअप राउंड में 372 क्लोजिंग रैंक रहा। 36.66% मार्क्स तक वाले का एडमिशन हुआ जामिया हमदर्द में। अब बात करते हैं एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो मैंने जो बताया था कि जो सीट्स थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में अलॉट होती है और कोई वो अगर उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो वो सीट फिर एक्स्ट्रे के ज़रिए, एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड के ज़रिए फिल होती है, उसे एक्स्ट्रे वैकेंसी कहते हैं। तो इसमें 3 कॉलेजेस जो NIUM बेंगलुरु, और NRI यूनिवर्सिटी हैदराबाद और RRUM श्रीनगर, इसमें ऑल इंडिया के बच्चे एक्स्ट्रे राउंड में एलिजिबल होते हैं। वो आके इस पे एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। कॉलेज इंस्टीट्यूट अपने यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं उनमें मेरिट के बेसिस पे जो ऊपर होते हैं उनको सीट दिया जाता है। तो NIUM में जो एक्स्ट्रे में एक सीट बची हुई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 154 रैंक वाले को वो सीट मिली, जिसका परसेंटेज मार्क था 45.83। और एक सीट, 2 सीट OBC में थी। जो लास्ट एडमिशन हुआ NIUM में 203 कट ऑफ रैंक एक्स्ट्रे राउंड के ज़रिए हुआ, जिसका रैंक था 203, जिसका परसेंटेज मार्क था 43.33। और हैदराबाद में एक सीट थी अनरिजर्व कैटेगरी की, जो 173 कट ऑफ रैंक रहा, उसका 173 वाले को वो सीट मिली, जिसका परसेंटेज मार्क था 44.79। और श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे 3 सीट थी बची हुई एक्स्ट्रा राउंड में। वो तीनों सीट में जो लास्ट एडमिशन हुआ 206, जिसका कट ऑफ रैंक परसेंटेज मार्क्स था 43.33। 206 लास्ट एडमिशन हुआ श्रीनगर में। अब बात करते हैं ANU आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज करोल बाग न्यू दिल्ली। इसमें जो एक्स्ट्रा राउंड हुई थी वो लास्ट तक 31 मार्च तक एडमिशन हुआ यहाँ पे। ये जनरली यहाँ पे करोल बाग में सीट बचती नहीं है। इस बार इत्तेफाक हुआ कि वो SC ST की सीटें कन्वर्ट नहीं हो पाई थी थर्ड राउंड तक, वहीं सीट एक्स्ट्रा में कन्वर्ट करके अनरिजर्व कैटेगरी के ज़रिए फिल की गई। तो ये लास्ट जो एडमिशन हुआ 183 रैंक वाले को वो सीट मिली, जिसका परसेंटेज मार्क्स था 44.58। और AKTC AMU अलीगढ़ अजमल खान तिब्बत कॉलेज में जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड हुई, तो वो उसमें एक्स्ट्रा वैकेंसी में सिर्फ नॉन पेड सीट बची हुई थी, पेड सीट नहीं बची हुई थी। और AMU में जो एक्स्ट्रा वैकेंसी हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ AMU के इंटरनल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल थे। तो इसलिए उसका कट ऑफ बहुत पीछे तक चला गया, 370 रैंक तक लास्ट एडमिशन हुआ है, और जिसका परसेंटेज मार्क था 36.66। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए एक रफ़ आइडिया है कि वो इससे अपना आइडिया ले सकते हैं वो किस कैटेगरी के हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाए। तो उनको किस रैंक तक कितने परसेंटेज मार्क्स लाने होंगे और किस रैंक के अंदर में होना चाहिए। तो ये एक आप इससे रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है।